जय हिंद दोस्तों, यूटर्न चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। हाँ जी दोस्तों, जेसीएम स्टाफ साइड ने अपनी फाइनल ड्राफ्ट कमेटी के लिए मीटिंग है और ये मीटिंग कब है, और साथ ही मैं बात करूंगा कि आखिर कौन सी 11 विशेष मांगे हैं जो सैनिकों ने रखी हैं वेतन आयोग के सामने, और उसमें उन्होंने सब चीज इस बार एजीआई रखा है, फैमिली पेंशन रखा है, कौन मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा रखा है। अपने तरीके से उन्होंने समझाया है, तर्क दिया है कि आप इस तरीके से हमें देखिए, आखिर क्या है इसकी विशेषता, क्या है स्पेशलिटी, आपके साथ इस युगचरण के मंच से मैं रखना चाहता हूं। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, मेरे सैनिक भाई हैं, यदि आप युगचरण चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब करें। और मैं बात करूंगा आपके मुद्दों की, बात करूंगा यदि आप केंद्रीय कर्मचारी पेंशन है 8वां वेतन आयोग, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, यह राजनीतिक चर्चा का विषय है। राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लिए जा रही राजनीतिक पार्टी समय समय पर इसकी गुगली छोड़ती हैं। दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का आगे आने वाला चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, आगे जितने आप समझ सकते हो, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अब मैं करूंगा कि जमीन पर क्या तैयारी, यानी 13 अप्रैल आज मीटिंग होगी 8वें वेतन आयोग पर, सैलरी पेंशन पे होगी आर पार का फैसला, फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लेकर जल्द ही यानी 13 अप्रैल 2026 को बैठक करेगी कौन, जेसीएम स्टाफ साइड, और उसमें मुद्दे होंगे, उनके मुद्दे होंगे कि आपके वेतन, भत्तों और पेंशन और जितने भी लाभ हैं जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलते हैं किस तरीके से रखे जाएं, क्योंकि ये फाइनल ड्राफ्ट होगा और ये अहम बैठक होगी। फिटमेंट फैक्टर तय करेगा वेतन में बढ़ोतरी, उन्होंने कहा 3.25 से फिटमेंट फैक्टर कम नहीं होगा और इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसा कि जेसीएम स्टाफ साइड, उसके घटक बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, आज अपना फाइनल ड्राफ्ट के लिए बैठक कर रहे हैं, अपना तैयार करेंगे और उसके बाद ये 8वें वेतन आयोग के हवाले करेंगे और उसके साथ फिजिकल मीटिंग होगी। अब आइए दोस्तों, मैं बात करूंगा उस सैनिकों की जो अपने मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत की आर्मड फोर्सेस देश सेवा सबसे मुश्किल, ज्यादा रिस्क, अक्सर बिना परिवार के रहते हैं, जहां सर्विस की जिम्मेदारियां सख्त होती हैं, किसी भी दूसरी सरकारी सर्विस से अलग होती हैं, जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो जो हमारे सुझाव दिए गए हैं, यानी हमारी जो मांगे हैं, चाहे पे एंड अलाउंसेस की मांगे हैं, पेंशन की मांगे हैं, उनको आप गंभीरता से लीजिए। हम सम्मानीय कमीशन से विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संगठन की कुशलता, सशस्त्र सेना समुदाय, उनके परिवारों हमेशा भलाई के लिए इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करें। वेटरन रामपाल सिंह गौर, जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब जो मुद्दे रखे गए हैं, जो मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा तो बोर्ड पर बारी बारी से समझाऊंगा, जरा ही न देख। तो दोस्तों देखते हैं बोर्ड के ऊपर आखिर क्या स्पेशल जो 11 मुद्दे हैं और इनको 8 पे कमीशन के सामने रखा गया है, जिसमें सबसे पहले एजीआई का मुद्दा है। अब एजीआई का मुद्दा उन्होंने रखा है कि 50% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्यों, इसका लॉजिक बताएंगे। दूसरा रखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली पेंशन, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि फैमिली पेंशन को प्रोटेक्ट करिए। हमारी फैमिली पेंशन और बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में अंतर है। हम 65-60 साल में रिटायर्ड नहीं होते हैं, वो 60 साल में रिटायर्ड होते हैं, 62 साल में रिटायर्ड होते हैं, आगे उन्हें 7 साल का लाभ मिल जाता है, यानी 67 ईयर्स तक वो प्रोटेक्ट होते हैं। हम 67 ईयर प्रोटेक्ट दिखने के लिए होते हैं, लेकिन एक शर्त जो हमारे सामने लगाई है कि हमारा बंदा 35 साल में रिटायर्ड हुआ है और अगले 36 में एक्सपायर्ड हो जाता है, तो अगले 7 साल जोड़ करके यानी 43 के बाद उसकी बाट लगा दी जाती है। तो इसके ऊपर भी बड़ा जोर दिया है। साथ में रिवीजन ऑफ फिटमेंट फैक्टर की बात की है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। पहले फिटमेंट फैक्टर ने हमें कितना धोखा दिया है। यूनिफॉर्म मिलिट्री सर्विस पे की बात की है, एमएससीपी की बात किया है, टेक्निकल अलाउंस की बात किया है और रैशनलाइजेशन ऑफ पे लेवल, सबसे बड़ा मुद्दा रैशनलाइजेशन ऑफ पे लेवल, यानी सेना को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। बेनिफिट ऑफ ऑनरी कमीशन रैंक की बात किया, क्लास 2 गजेटेड अफसर का दर्जा दे रहे हो लेकिन उसका पेंशनरी बेनिफिट या पे नहीं दे रहे हो, जो कि केंद्रीय कर्मचारी 8 घंटे वालों को देते हैं। लीव इन केस का आप डे बढ़ाइए, एनएफयू, यानी ये सारे पॉइंट्स रखे और इन पॉइंट्सों का संदर्भ आपने देखा होगा कि एजीआई के लिए इश्यूज उन्होंने कहा है 8 पे कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं सबके सामने, यानी हर एक के ये जो पॉइंट्स दिए हैं और इनकी रिकमेंडेशंस भी साथ साथ उन्होंने दिया है। तो रिकमेंडेशन क्या दिया, आइए जरा देखते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि
इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने माननीय सभापति 8वें वेतन आयोग के सामने अब यानी पूर्व सैनिकों की चिंताएं रखी हैं। जैसा कि आप समझ सकते हो कि सैनिक संगठन लगभग निष्क्रिय होते जा रहे हैं। बड़ा एक समय था, हर जगह सैनिक संगठनों की धूम थी, भले सरकार ने किसी को इनविटेशन नहीं दिया या मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कोशिश थी। लेकिन अब तो लोग कोशिश नहीं कर पा रहे हो। अब इन्हें इस बात की तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अपने मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग के सामने भेजें। यानी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की ये पहले इंडियन और वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भारत, जिसके अध्यक्ष हैं मैंने आपको बताया रामपाल सिंह गौर साहब। अब मैं बात करूंगा प्रमुख सुझाव उन्होंने दिए। सबसे पहले मैं एजीआई की बात करूंगा, आखिर 50% का क्या लॉजिक रखा है। अब उन्होंने कहा है आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी, सबके अंदर ग्रुप इंश्योरेंस रहता है। हमारा महीना हर मंथली एक कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क और जानलेवा हालत में हम काम करते हैं। ऑपरेशन युद्धों में हमारे खतरे रहते हैं, जोखिम रहता है सैनिकों के लिए। तो सरकार आर्मर्ड फोर्सेस के जवानों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम का कम से कम 50% हिस्सा देना चाहिए। आप इस बात से सहमत हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से फंडेड और डेडिकेटेड रिस्क ऑपरेशन हैजर्ड इंश्योरेंस शुरू किया जा सकता है। यानी अलग एक और ये नहीं है जो आप हमारा पैसा कटते हो उसमें ब्याज लगा के देते हो, उससे 50% यदि किसी के साथ अनहोनी हो जाती तो उसके लिए उन्होंने बताया, और इसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिए। अब दूसरा मुद्दा उन्होंने रखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली पेंशन अप टू 65 ईयर्स 50% लगातार होनी चाहिए, उसके बाद 30% कर दी जाए। अब रीजन और रिकमेंडेशन है, जरा इसमें देखते हैं। उन्होंने कहा है कि फैमिली पेंशन की सुरक्षा लगभग 80% ओआर कर्मचारी लगभग 35 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं। आर्मड फोर्स के जवान लड़ाई के लिए एक फोर्स होती है, आदेशों के मुताबिक उन्हें रिटायरमेंट आना पड़ता है। अब सलाह दी जाती है कि यदि कोई पेंशनर आ जाता है और उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसकी साथ उसकी फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है, यानी 50% पेंशन को 30% में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी उम्र होती है 40 साल। और उसके ऊपर अब आय का जो प्रमुख स्रोत था वो चला गया, और इधर महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण, लागत, ईएमआई सब बढ़ती है। तो उन्होंने कहा है समय से पहले पेंशन कम करने से परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। महंगाई और जल्द मिलिट्री रिटायरमेंट की सच्चाई को देखते हुए एनओके के 65 साल तक जब बड़ी पेंशन मिलनी चाहिए, 65 ईयर्स तक। आप इससे सहमत हैं? किसी के साथ कुछ भी हादसा हो जाए उसको 65 ईयर्स तक यानी सेम पेंशन मिलना चाहिए, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली पेंशन की बात है। बहुत हाईकोर्ट में भी इसका एक केस डाला हुआ है। ये इनका तीसरा पॉइंट रिवीजन ऑफ फिटमेंट फैक्टर। रिवीजन ऑफ फिटमेंट फैक्टर के लिए उन्होंने कहा है कि जो 2.57 है इसको 3.07 किया जाए। यह ऊपर की ओर एक रिवीजन है, और उन्होंने कहा कॉमन फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, जैसा कि केंद्रीय कर्मचारी 3.25 की मांग कर रहे हैं, सैनिकों की लगभग 3.07 3.1 के आसपास उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा हुआ कि यह फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अब उन्होंने मिलिट्री सर्विस पे ये रिस्क बेस है, सेम एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ दर्द होता है, एक साथ गोली लगती है, और उन्होंने कहा ज्यादा बॉर्डर पर आपने कहा है मैक्सिमम कैजुअलिटी जवानों की होती है। तो उन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन है, एक साथ हम काम करते हैं, जब हमारी यूनिटी है तो फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन मिलिट्री सर्विस पे में नहीं होना चाहिए। पे में चलेगा, अलाउंसेस में चलेगा, रहने में चलेगा, खाने में चलेगा, और यहां तक आपने मिलिट्री नर्सिंग अफसर से भी हमें नीचे रख दिया है जो लगभग पीस में नौकरी करते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि इसको ये रिस्क बेस्ड अलाउंसेस है, एमएसपी के साथ भेदभाव जो रैंकों के साथ है वो हमारा हिम्मत तोड़ने वाला है, क्योंकि कुर्बानी को बराबर आप प्रायोरिटीज दीजिए, बराबर पहचान दीजिए, हमारा सिद्धांत कहता है। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? अब मैं बात करूंगा एमएससीपी। अगला पॉइंट है एमएससीपी। जैसे अभी तक हमारे को 18, 16 और 24 में मिल रही थी मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, अब उन्होंने कहा है 6, 12, 17 का कर दीजिए। यानी आप यहां नायक बनते हैं, यहां आप हवलदार बनते हो, यहां आपको नायब सूबेदार का आपको पेमेंट मिलेगा, तो आपके पेंशनरी बेनिफिट भी मिलेंगे, क्योंकि प्रमोशन हर एक को नहीं मिलता है, प्रमोशन की लिमिटेशंस होती है, प्रमोशन ऑथराइज होता है डब्ल्यू के हिसाब से। साथ वाले 2 बंदे, एक सूबेदार पहुंच जाता है और एक नायक से ही रिटायर होना पड़ता है ड्यू टू प्रमोशंस, यानी स्किल जो बनाएगी उसके हिसाब से। अब इसके अलावा टेक्निकल अलाउंस की, यानी सभी टेक्निकल क्वालिफाइंग ये लिग्ड अलाउंस है, इसको जेशुआर है कोई है, उनकी टेक्निकल एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी के ऊपर निर्धारित होना चाहिए। अभी भी बहुत टेक्निकल अलाउंस में किसी को एक्स ग्रुप में 6400 मिलना है, किसी को 3200 मिलना है, ये उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। अब बड़ी बात करूंगा,
रेशनलाइजेशन ऑफ पे लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होना बहुत जरूरी है। यहाँ के जितने पॉइंट्स हैं वो आपको आपका आईना दिखा देंगे कि आप 24 घंटे नौकरी करते हो, 24 घंटे जान को खतरा होता है, लेकिन सरकार क्या उस तरीके से वेज दे रही, सरकार आपको वेटेज दे रही है? जरा इसके ऊपर बात करेंगे। अब उन्होंने कहा जैसा कि हमारा पे लेवल 3 से शुरू होता है, जो हमारा एक सिपाही है 3 से होता है, नायक 4 पे आता है, हवलदार 5 पे, नायब सूबेदार 6 पे, सूबेदार 7 पे, एसएम 8 पे, फिर 9, 10, 11। इन्होंने कहा हमारा पे लेवल जो है 5 से शुरू होना चाहिए, हमारा जो जवान है वो 5 पे होना चाहिए, नायक है 6 पे होना चाहिए, हवलदार 7 पे होना चाहिए, नायब सूबेदार 8 पे होना चाहिए, सूबेदार 9 पे होना चाहिए, सूबेदार मेजर 10 पे होना चाहिए। इतना उन्होंने कहा, एसएम को पे लेवल 10 तक कवर करना चाहिए। ये पॉइंट जबरदस्त पॉइंट है। फिर बहुत सारी चीजें, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके बराबर का हिसाब किताब मिल जाएगा, क्योंकि यहां बात थोड़ी अलग है। बेनिफिट ऑफ ऑनरी कमीशन, जैसा आप समझ सकते हो कि यानी बेनिफिट ऑफ ऑनरी कमीशन मिलता है, सभी को मिलता है, लेकिन कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद उन्हें ऑनरी कमीशन 15 अगस्त 26 जनवरी पे दी जाती है, उन्हें उसके बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, चाहे उसमें आप ऑनरी सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन है। हाँ, सूबेदार नायब सूबेदार को ऑनरी के उसके पेंशनरी बेनिफिट मिल रहे हैं, इसी तर्ज पर सबको मिलना चाहिए। अब बात कर रहे हैं अगला पॉइंट, गजटेड अफसर के तौर पर जूनियर कमीशन अफसर, ऑनरी कमीशन अफसर, उनके बराबर के अधिकारियों को क्लास 2 गजटेड अफसर का दर्जा मिला हुआ है। भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के जरिए औपचारिक रूप से मान्यता मिली हुई है। इस आधिकारिक दर्जे का ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के दूसरे क्लास 2 गजटेड अफसर के बराबर पेंशन और पे का लाभ मिलने चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कमीशन उनके पेंशन के अधिकारों को उसी हिसाब से एक जैसा करे। ये दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लास 2 गजटेड तो दे दिया, लेकिन आपकी पे पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और लेफ्टिनेंट कर्नल को 15 साल की सर्विस पूरी होने पर एक ही बैंड में रखा जाना चाहिए, चाहे उनकी नियुक्ति किसी भी समय हो। इसी तरह ब्रिगेडियर पे बैंड को सर्विस के जरूरी साल पूरे होने पर मेजर जनरल के बराबर, यानी एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, यानी उनको भी रैंक नहीं मिला है तो सर्विस के हिसाब से उनकी पे को बढ़ा देना चाहिए। अंत में लीव इन कैश कहा है कि इसको 300 दिन से 450 दिन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो नेचर ऑफ ड्यूटी है, तरीका है कि लोग अपने 300 दिन छुट्टी नहीं काट पाते, उनकी छुट्टी वेस्टेज जाती है। इन केस उनका 300 दिन के ऊपर हो जाता है, लेकिन उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल लाभ 450 दिन तक उसकी अपर लिमिट है उसको बढ़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जबरदस्त मांगे और जबरदस्त तरीके से रखी। धन्यवाद।